नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं संस्कृत शिक्षण की शिक्षण विधियों में भाषा कौशल, और भाषा कौशलों में हम पढ़ रहे हैं तृतीय भाषा कौशल जिसका नाम है पठन। तो पठन जो कौशल है उसकी जो शिक्षण विधियां हैं उनमें अब तक हम 2 शिक्षण विधियां पढ़ चुके हैं, जिसमें पहली वर्णोच्चारण विधि और दूसरी चित्र विधि। तो वर्णोच्चारण विधि और चित्र विधि पढ़ चुके हैं विद्यार्थियों। अब देखिए जो तीसरी विधि है वह है हमारी अनुकरण विधि। कौन सी विधि है? अनुकरण विधि। अब देखिए ये जो विधि शब्द होता है, विधि के लिए कोई तो शब्द प्रयोग कर देता है रीति, कोई शब्द प्रयोग कर देता है पद्धति। तो आपको भ्रमित नहीं होना है, जैसे आपसे कोई पूछे आप उसी प्रकार से उसको बता देंगे। ठीक है विद्यार्थियों। अब देखिए कि अनुकरण क्या होता है कि जब शिक्षक एक शब्द बोलता है और छात्र उसका अनुकरण करते हैं। क्या कहते हैं कि जब कोई शिक्षक एक शब्द बोलता है और छात्र उसका अनुकरण करते हैं तो ये क्या कहलाती है? अनुकरण विधि कहलाती है विद्यार्थी। कि जो प्रारंभिक स्तर पर जब आप अध्ययन कराते हैं, तो प्रारंभिक स्तर पर जब अध्ययन कराते हैं तो शिक्षक का प्रारंभ कैसे होता है अध्ययन का, आपको सबको पता है। तो शिक्षक जब अध्ययन कराएंगे तो क्या है कि एक जो पद होता है, क्या कहा, एक कोई भी पद होगा, जिसे मान लीजिए शिक्षक पद सिखा रहे हैं, रामः रामौ रामः, तो छात्र बोलेंगे रामः रामौ रामः। पहले शिक्षक बोलेगा उसको, उसके बाद छात्र बोलेंगे। तो अनु का अर्थ होता है पीछे, यानी शिक्षक के उच्चारण के बाद जब छात्र उसको बोलेंगे तो ये जो विधि होती है शिक्षण की वह कौन सी कहलाती है? अनुकरण विधि कहलाती है विद्यार्थी। क्या कोई भी शब्द हो सकता है, ये प्राथमिक स्तर पर बोली जाती है। अब इसमें एक बात बहुत ध्यान देने योग्य होती है कि जो शिक्षक होता है उसका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि अगर उच्चारण शुद्ध नहीं होगा शिक्षक का तो जो छात्रों का उच्चारण है वह भी कैसा हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए विद्यार्थियों यह इसमें बहुत ध्यान देने की बात है कि जो शिक्षक होता है उसका उच्चारण कैसा होता है? शुद्ध होना चाहिए। और इसमें शिक्षक को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो छात्र अनुकरण कर रहे हैं वह सभी छात्र अनुकरण कर रहे हैं या फिर चुपचाप हैं। क्योंकि ऐसा करने पर जब कुछ छात्र चुपचाप रहते हैं, कोई भी उच्चारण नहीं करते, अनुकरण नहीं करते हैं, तो वे उच्चारण में या पठन में कैसे रह जाते हैं? वे निम्नता को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात उनका पठन अच्छा नहीं हो पाता है। तो ये ध्यान रखने की बात है विद्यार्थियों इसमें। और जब अनुकरण करते हैं तो अनुकरण विधि में एक बात और अत्यंत ध्यान देने योग्य है कि जब मान लीजिए छात्र अनुकरण कर रहे हैं और अनुकरण कर रहा है, मान लो एक छात्र कर रहा है, तो आपको उसको बीच में नहीं रोकना है। कब रोकना है विद्यार्थियों? जब उसका अनुकरण पूरा हो जाएगा उसके बाद शिक्षक को उसको जो गलतियां की हैं उनको ठीक करवाना है, मध्य मध्य में नहीं रोकना है। ये अनुकरण विधि में ध्यान देने योग्य बात होती है कि जब शिक्षक जो छात्र किसी चीज़ का अनुकरण कर रहे हैं, मान लीजिए शब्द रूप बोल रहे हैं और शब्द रूप बोल रहे हैं और छात्र कोई गलती कर रहा है, तो शिक्षक को क्या करना है? ध्यान रखना है। और शिक्षक को जब उस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो क्या है कि जो छात्र बोल नहीं रहे हैं वो बोलेंगे भी और शुद्ध उच्चारण भी करेंगे। इसके बाद क्या है विद्यार्थियों, इस विधि के बाद जो विधि आती है एक आती है ध्वनि साम्य विधि। कौन सी है? ध्वनि साम्य विधि। ये जो ध्वनि साम्य विधि होती है वह कैसी होती है आपको समझ में आ जाएगा। ध्वनि का मतलब ध्वनि और साम्य का मतलब एक जैसी, यानी जब एक जैसी ध्वनियों के द्वारा शिक्षक छात्रों को अध्ययन कराते हैं। कैसे? देखिए जैसे रामः कृष्णः श्यामः, तो इनमें क्या है? एक जैसी ध्वनि है। इसी प्रकार से रमा,
लता आदि। और भी ले सकते हैं आप, श्री, नदी आदि। अर्थात जब शिक्षक पठन करा रहे हैं, और पठन किसके आधार पर करा रहे हैं? समान ध्वनियों के आधार पर। और जब समान ध्वनियों के आधार पर शिक्षक पठन कराता है तो उसे पठन शिक्षण की कौन सी विधि कहते हैं? हम ध्वनि साम्य विधि कहते हैं। यानी एक जैसी ध्वनि वाले शब्दों को जब बोल, जैसे गंतुम, रंतुम, जैसे देखिए शिक्षक पढ़ाएगा गंतुम, रंतुम, लेखितुम, तो एक जैसी जो ध्वनियाँ होंगी, जैसे गत्वा, पठित्वा, तो इनमें क्या है? एक जैसी ध्वनि आ रही है। तो जहाँ ध्वनि की समानता होती है उसको क्या कह देते हैं? पठन शिक्षण की ध्वनि साम्य विधि। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, एक है आपके सामूहिक पठन विधि है, इसको सम्मिलित पठन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सम्मिलित पठन विधियाँ। अब देखिए क्या कहते हैं कि जो प्रारंभिक स्तर होता है उसमें क्रीड़ा क्षेत्र में ले जा कर के, यानी खेल के मैदान में ले जा कर के छात्रों को यह उच्चारण कराया जाता है। क्योंकि अगर इस उच्चारण को महाविद्यालय के विद्यालय के अंदर ही करा जाएगा तो क्या होगा? उससे अन्य कक्षाओं में बाधा आएगी, अन्य शिक्षकों को पढ़ाने में बाधा आएगी। तो जो प्रारंभिक स्तर होता है, तो आप इसमें जब देखेंगे तो क्या होता है कि जो शिक्षक हैं पहले बोलते हैं और उसके बाद जो सभी छात्र हैं वे संवेद स्वर में उसको बोलते हैं। संवेद स्वर का मतलब होता है समान स्वर में, तो इसलिए संवेद स्वर में बोलते हैं, इसलिए इसको संवेद पठन विधि भी कहते हैं। समूह बोलता है इसलिए समूह पठन विधि भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए प्रार्थना है, छात्र प्रार्थना बोल रहे हैं, तो क्या करेंगे? प्रार्थना को एक साथ बोलते हैं। कोई भी श्लोक है, श्लोक बोल रहे हैं, प्रतिज्ञा बोल रहे हैं, राष्ट्रगान बोल रहे हैं, ये सब क्या होते हैं विद्यार्थियों? सामूहिक पठन विधि में होते हैं। यानी सामूहिक रूप से जब विद्यार्थी बोलता है तो आरोह अवरोह, आरोह का तात्पर्य क्या है? कहाँ तेज बोलना है, कहाँ कम बोलना है, लय किस लय में बोलना है, गति यति यानी किस गति से बोलना है, कहाँ हमको विराम लेना है, इस सब को छात्र इस विधि के माध्यम से सीख जाते हैं। अब क्या होता है इस विधि में कि शिक्षक को ध्यान देने की क्या बात होती है कि जब छात्र उच्चारण कर रहे हैं सम्मिलित रूप में, तो कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो मौन रहते हैं। तो एक तो छात्र मौन रहे हैं और कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो अशुद्ध उच्चारण करते हैं। तो शिक्षक को ध्यान रखना है और जो छात्र अशुद्ध उच्चारण कर रहा है उस छात्र को कक्षा में वहाँ से खड़ा करके ऐसे छात्र के पास बैठा देना है जो छात्र शुद्ध उच्चारण कर रहा है। तो जिस छात्र का उच्चारण अशुद्ध था वह छात्र भी शुद्ध उच्चारण करने लग जाता है। इस विधि में एक लाभ जो होता है वह लाभ यह होता है कि जिन छात्रों को संकोच होता है अकेले बोलने में, अकेले पढ़ने में, अकेले बोलने में जो संकोच होता है, वह छात्र भी क्या है? निसंकोच होकर के बोलते हैं। जैसे प्रार्थना है तो अगर एक छात्र से बुलवाई जाएगी, हो सकता है उसको परेशानी हो, लेकिन अगर उसको सामूहिक रूप से बुलवाते हैं, सामूहिक रूप से उसका उच्चारण करवाते हैं, तो छात्र बड़ी आसानी से उसको बोल देते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो जब सामूहिक रूप से पठन कराया जाए तो उसको कह देते हैं हम सामूहिक पठन विधि या फिर संवेद पठन विधि। जैसे श्लोकों का उच्चारण करवाते हैं, कोई भी हो सकता है, सूत्रों का उच्चारण है, तो ये सब किसमें होते हैं? सामूहिक पठन। अब देखिए एक होती है भाषा यंत्र विधि। भाषा यंत्र विधि है या फिर हम इसको कह देते हैं भाषा प्रयोगशाला विधि।
भाषा प्रयोगशाला विधि। देखिए, जो विद्यालय होते हैं उनमें भाषा को सिखाने के लिए एक प्रयोगशाला होती है। उस प्रयोगशाला में यंत्र होते हैं, ध्वनि यंत्र, जैसे टेप रिकॉर्डर है, कंप्यूटर है। तो जैसे कोई नई भाषा आई मान लीजिए, और नई भाषा का अगर छात्रों को ज्ञान कराना है और शिक्षक उस भाषा से परिचित नहीं है, तो क्या है, जो मुद्रित यानी रिकॉर्डेड, जिनमें रिकॉर्डिंग होती है, ऐसे यंत्रों के द्वारा वह ध्वनि या वह भाषा बार बार छात्रों को सुनाई जाती है। और जब बार बार छात्रों को सुनाई जाती है तो वे छात्र क्या है, उसको सीख जाते हैं। कोई भी जैसे उच्चारण दोष है, शिक्षक से आता नहीं है, तो उसको बार बार क्या है, उस यंत्र के माध्यम से सुनाया जाएगा, और सुनाया जाएगा तो छात्र क्या है, अपनी जो त्रुटियां होती हैं उनको ठीक कर लेते हैं और वह जो भाषा है उसको सीख जाते हैं। क्योंकि यह सब कार्य भाषा प्रयोगशाला में होता है, इसलिए इसको भाषा प्रयोगशाला विधि कह देते हैं। और ये जो पठन है वो यंत्रों के माध्यम से होता है, भाषा का पठन, इसलिए इसको भाषा यंत्र विधि भी कह देते हैं। तो भाषा प्रयोगशाला होती है, और उस भाषा प्रयोगशाला में क्या है, इसका अध्ययन कराया जाता है। अब देखिए, वाक्य घटन विधि। कौन सी विधि? वाक्य घटन। वाक्य घटन विधि क्या होती है? इसको वाक्य घटन, वाक्य संगठन, वाक्य रचना, इन नामों से जाना जाता है, क्योंकि इस विधि में वाक्य ही महत्वपूर्ण होता है। वाक्यों के द्वारा भाषा का ज्ञान कराया जाता है, तो इसलिए इसको क्या कह देते हैं हम? वाक्य घटन विधि कह देते हैं। कौन सी विधि कह देंगे? क्यों? क्योंकि भैया इसमें वाक्य प्रधान होता है। जैसे अहम पुस्तकम पठामि। अब छात्र है, छात्र को क्या है, वाक्य ज्ञान कराया जाएगा कि अहम पुस्तकम पठामि, रामः गच्छति, बालकः धावति। क्या है? जैसे रामः गच्छति, बालकः धावति। रमा नृत्यति। इस प्रकार से बालक क्या है, भाषा को सीखता है, और वाक्य ही इसमें प्रधान होते हैं। इसलिए इस विधि को क्या कह देते हैं? वाक्य घटन विधि कह देते हैं। क्या कह देते हैं विद्यार्थियों? इसको कहते हैं हम वाक्य घटन विधि, या वाक्य संगठन, या फिर वाक्य रचना विधि। क्यों? क्योंकि इसमें वाक्य ही प्रमुख होता है, इसलिए इसको वाक्य घटन विधि कह देते हैं। अब उसके बाद देखिए, एक विधि है संगति विधि। इसको मॉन्टेसरी विधि भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मॉन्टेसरी विधि। इसमें क्या होता है विद्यार्थियों, जैसे आपने इससे पहले क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था चित्र विधि, यानी देखो और कहो विधि। तो जो देखो और कहो विधि है उसी के समान है यह भी संगति विधि। वहाँ तो क्या होता है, चित्र होते हैं, और यहाँ क्या होता है, वस्तु होती है। जैसे मान लीजिए एक शेर का खिलौना है। इसमें क्या है कि जो शब्द होते हैं वे उस पर प्रिंट होते हैं, मुद्रित होते हैं, और यह क्या है, एक मनोवैज्ञानिक विधि है। जैसे कोई वस्तु है, मान लीजिए, क्या मानेंगे आप? कोई भी वस्तु मान लीजिए यह एक मोबाइल है, और इस वस्तु पे लिख दिया जाए मोबाइल। कोई खिलौना है मान लीजिए हाथी का, उस खिलौने पे क्या लिख दिया जाए? हाथी। तो उस खिलौने पे हाथी लिख दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जब हम उनको पढ़ाएंगे छात्रों को उन वस्तुओं के माध्यम से जिन पे क्या है, शब्द, वर्ण, या फिर कोई भी पद वर्णित होता है, और उसके माध्यम से जब पढ़ाया जाता है तो वह कहलाती है संगति विधि या मॉन्टेसरी विधि। यानी पठन की जो विधि है वो कौन सी है? संगति या फिर मॉन्टेसरी विधि। ठीक है विद्यार्थियों।
अब देखिए अब शिक्षण की तो विधियां यही हैं विद्यार्थियों, पठन शिक्षण की। अब देखिए, एक तो स्मिथ हुए हैं विद्वान और एक कर्लिन हुए हैं। इन्होंने अर्थबोध के 3 स्तर माने। कितने स्तर माने हैं? 3 स्तर माने। कौन से 3 स्तर हैं विद्यार्थियों? मूलार्थ, विश्लेषणात्मकार्थ, एक तो है मूलार्थ, दूसरा है विश्लेषणार्थ, मकार्थ, और तीसरा है विद्यार्थियों आलोचनात्मकार्थ। ये हैं। तो ये 3 जो स्तर हैं वो है अर्थबोध के लिए बताए हैं इन्होंने। ऐसे प्रश्न कभी कभी पूछ लेते हैं विद्यार्थियों। अब देखिए, यह बात आती है कि जो बच्चे होते हैं उन बच्चों के पठन में दोष किस कारण से हो सकते हैं, कि जो पठन होता है बच्चे का, उस पठन में अगर कोई गलती कर रहा है तो क्या क्या स्थिति हो सकती है। देखिए, ये सामान्य सी बातें हैं विद्यार्थियों। जैसे मान लीजिए किसी को लिपि का पूर्ण ज्ञान नहीं है, मान लो उसने पढ़ाई नहीं है, तो वह गलती करेगा पढ़ने में अगर रुचि नहीं है व्यक्ति को तो गलती करेगा। तो इस प्रकार से अनेक ऐसे कारण होते हैं विद्यार्थियों, जो आप अपनी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ लेंगे तो हमारा जो पठन कौशल है वह आज समाप्त होता है। आगे हम पढ़ेंगे लेखन कौशल। आपको ये वीडियो निरंतर मिलते रहें, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।